आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं एक छोटा सा पाठ जिसका शीर्षक है मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय। और यह पाठ कक्षा 9 की पुस्तक संचयन से लिया गया है और इस पाठ के लेखक धर्मवीर भारती जी हैं। अभी तक हमने धर्मवीर भारती की बहुत सारी रचनाओं के बारे में पढ़ा है। अब हम धर्मवीर भारती का एक पाठ है जिसमें उन्होंने अपने बारे में बताया है और जिसका शीर्षक रखा है मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय। पुस्तकालय का मतलब होता है लाइब्रेरी। तो इस पाठ में उन्होंने अपने बारे में बताया है कि उन्होंने किस तरह से पुस्तकालय की पहली पुस्तक से लेके एक बड़े पुस्तकालय को तैयार किया और साथ ही साथ उन्हें किस प्रकार से पुस्तकों को पढ़ने का शौक हुआ और उन्होंने किस प्रकार से पुस्तकों का संग्रह करना शुरू किया। और साथ ही साथ उन्होंने यह बताया कि किस प्रकार से उन्हें अपनी पुस्तकों से और अपने उस पुस्तकालय से बहुत अधिक गहरा लगाव था कि जब वो ऑपरेशन के बाद अपने घर लौटे तो उन्होंने अपने घर वालों को आदेश दिया कि उन्हें उनके पुस्तकालय में ही रहने दिया जाए। तो चलिए अब हम इसका पहला भाग पढ़ते हैं। लेखक धर्मवीर भारती जी बता रहे हैं कि बात जुलाई सन 1989 की है। उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। तीन जबरदस्त हार्ट अटैक के एक के बाद एक। तो लेखक ने बताया है कि यह बात जुलाई सन 1989 की है जब उनको तीन बार जबरदस्त एक के बाद एक हार्ट अटैक आए हुए थे और उनके घर वालों ने उनके बचने की उम्मीदें छोड़ दी थी। एक तो ऐसा कि नब्ज बंद, सांस बंद, धड़कन बंद। डॉक्टरों ने घोषित कर दिया था कि अब प्राण नहीं रहे, पर डॉक्टर बेजोर्स ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। अब लेखक यहाँ पर बता रहे हैं कि जब उन्हें एक के बाद एक हार्ट अटैक आए और उसके बाद उनकी जो नब्ज थी वह बंद हो गई थी, उनकी सांसें भी बंद हो गई थी, उनकी धड़कनें भी बंद हो गई थी और वहां पर जितने भी उपस्थित डॉक्टर थे उन्होंने अब लेखक को मृत घोषित कर दिया था और कह दिया था कि अब लेखक के शरीर में प्राण नहीं रहे। लेकिन वहां पर एक डॉक्टर मौजूद थे जिनका नाम था डॉक्टर बोर्जेस। उन्होंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी और वो लगातार लेखक को बचाने का प्रयास करते रहे। उन्होंने 900 वोल्ट्स के शॉक्स दिए लेखक को बचाने के लिए। उन्होंने उन्हें 900 वोल्ट्स के शॉक्स दिए और भयानक प्रयोग भी किए। लेकिन वे बोले कि यदि मृत शरीर मात्र है तो दर्द महसूस ही नहीं होगा, पर यदि कहीं भी जरा भी एक कण के विशेष प्राण होंगे तो हार्ट रिवाइव कर सकता है। अब लेखक बता रहे हैं किस प्रकार से जब उनके जितने भी डॉक्टर थे उन्होंने उन्हें मृत घोषित कर दिया था, पर वहां पर एक डॉक्टर मौजूद थे जिनका नाम था डॉक्टर बोर्जेस। तो किस प्रकार से उन्होंने लेखक को बचाने के लाख प्रयास किए। उन्होंने उन्हें 900 वोल्ट्स के शॉक्स भी दिए, उनके ऊपर भयानक प्रयोग भी दिए और उनका ऐसा मानना था कि उनको भले ही हम इतनी तेज वोल्टेज के शॉक्स दे रहे हैं, अगर उनके शरीर में प्राण नहीं है तो उन्हें दर्द महसूस ही नहीं होगा, पर यदि कहीं जरा भी थोड़े से उनके प्राण शेष है तो उनका जो हार्ट है वह रिवाइव हो सकता है और हो सकता है इस प्रकार से उनकी जो प्राण है वह वापस आ जाए। लिखा है कि प्राण तो लौटे पर इस प्रयोग में 60% हार्ट सदा के लिए नष्ट हो गया। अब जो डॉक्टर बोर्जेस ने उन पर जो प्रयोग किया था, उन्हें इतने 900 वोल्ट के शॉक्स दिए थे, तो उसका परिणाम यह हुआ कि उनके प्राण तो बच गए, लेकिन इन प्रयोग में उनका जो हार्ट था वह 60% मतलब 60% उनका हार्ट हमेशा के लिए खराब हो चुका था। केवल 40% ही उनका जो हार्ट था अब काम कर रहा था। उसमें भी 3 अवरोध हैं। अवरोध का मतलब होता है रुकावट, ब्लॉकेज। तो हम सभी जानते हैं, हमने थोड़ा बहुत तो जाना होगा किस प्रकार से हम सुनते हैं कि हार्ट में ब्लॉकेज हो गए हैं। हार्ट मतलब हृदय में अब अवरोध उत्पन्न होने लगे हैं। ओपन हार्ट ऑपरेशन तो करना ही होगा, पर सर्जन हिचक रहे थे। केवल 40% हार्ट ही उनका जो था वह काम करने के योग्य था। ऑपरेशन के बाद अगर ना रिवाइव हुआ तो तय हुआ कि अन्य विशेषज्ञों की राय ले ली जाए, तब कुछ दिन बाद ऑपरेशन की सोचेंगे। तब तक घर जाकर बिना हिले डुले विश्राम करना है। तो लेखक ने हमें इस पूरे पाठ में बताया कि किस प्रकार जब वो बहुत अधिक बीमार थे और वो एक के बाद उन्हें 3 हार्ट अटैक आए हुए थे और जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था, वहां पर एक डॉक्टर थे बोर्जेस करके। तो उन्होंने किस प्रकार से लेखक को बहुत बड़े बड़े शौक दिए और किस प्रकार से उनके प्राण बचाए। लेकिन इन सब का दुष्परिणाम यह हुआ कि अब लेखक का जो हार्ट था, जो हृदय था, वह अब सिर्फ 40% ही काम करता था और जिनका इस प्रयोग से उनका जो 60% हार्ट था वह अब काम नहीं कर रहा था और साथ ही साथ उनके हार्ट में ब्लॉकेज भी बता दिए गए थे।
और अब लेखक ने बताया कि अब जो डॉक्टर थे उनके पास एक ही ऑप्शन था कि वह अब ओपन हार्ट सर्जरी करेंगे तो लेखक हैं वह थोड़े बहुत ठीक हो जाएंगे। लेकिन कुछ डॉक्टर थे, उनका मत यह था कि केवल 40% हार्ट ही अब उनका काम कर रहा है। अगर ऑपरेशन कर दिया और ऑपरेशन के बाद भी अगर वो ठीक ना हुए तो हालत और भी ज़्यादा बिगड़ सकती है। इसलिए उन्होंने सोचा कि जितने भी चिकित्सा विज्ञान के जितने भी विशेषज्ञ हैं उन सब की राय लेंगे और उसके बाद ही लेखक का ऑपरेशन करेंगे। तब तक उन्होंने लेखक को घर जाकर अनुमति दे दी कि वह बिना डुले आराम करें। अब आगे बताया है कि बहरहाल ऐसी अर्धमृत्यु की हालत में वापस घर लाया जाते हूँ। अर्धमृत्यु का मतलब होता है अधमरा। अब चूंकि लेखक की इतनी ज्यादा तबीयत खराब थी, इसलिए उन्होंने बताया कि ऐसी अर्धमरे की हालत में मुझे घर वापस लाया गया और मेरी जिद है कि बेडरूम में नहीं, मुझे अपने किताबों वाले कमरे में ही रखा जाए। लेखक ने यहाँ पर हमें बताया गया है कि जब वो इतनी इतनी बुरी मुसीबत में थे तो तब भी उन्हें अपने पुस्तकालय से बहुत अधिक प्रेम था। इसीलिए उन्होंने अपने घर वालों को आदेश दिया कि मेरी जिद है कि मुझे मेरे बेडरूम में नहीं बल्कि मुझे अपने किताबों वाले कमरे में ही रखा जाए। वहीं मुझे लिटा दिया गया। चलना, बोलना, पढ़ना सब कुछ मना कर दिया। दिन भर पड़े पड़े दो ही चीजें देखता रहता हूँ, बाईं ओर की खिड़की के सामने रह रहकर हवा में झूलती सुपारी के पेड़ के झालरदार पत्ते और अंदर कमरे में चारों ओर फर्श से लेकर छत तक ऊंची किताबों से ठरसाठर्स भरी अलमारियां। तो अब लेखक ने बताया है कि जब हॉस्पिटल से आके उन्होंने कि उनकी लाइब्रेरी वाले कमरे में उन्हें आराम करने के लिए कह दिया गया, तो चूंकि डॉक्टर ने उनसे कहा था कि ना तो उन्हें चलना है, ना बोलना है और ना ही उन्हें किसी प्रकार से पढ़ना है। अब लेखक दिन भर अपने बेड पे पड़े पड़े सिर्फ बाहर की तरफ या तो खिड़की को देखते जिसमें सुपारी के पेड़ लहरा रहे हैं और साथ ही साथ उनके कमरे के अंदर जो लाइब्रेरी बनी है उसमें किस किस प्रकार से बहुत सारी किताबों का संग्रह हुआ है। बचपन में परी कथाओं में जैसे पढ़ते थे कि राजा के प्राण उसके शरीर में नहीं तोते में रहते हैं, वैसे ही लगता था कि मेरे प्राण इस शरीर से तो निकल चुके हैं। वे प्राण इन हजारों किताबों में बसे हैं जो पिछले 40-50 बरस में धीरे धीरे मेरे पास जमा होती गई हैं। तो लेखक ने हमें बताया है कि इस प्रकार से जब बचपन में हम परी कथाएं, फेरी टेल्स को सुनते थे तो उसमें बताया गया था कि जो राजा है तो राजा के प्राण उसके शरीर में नहीं होते बल्कि एक छोटे से तोते में उसके प्राण रहते हैं। तो लेखक ने उसी का उदाहरण देते हुए कहा है कि वैसे ही लगता है कि मेरे जो प्राण हैं वो इस शरीर से तो निकल चुके हैं, लेकिन मेरे पास जो इतनी सारी किताबें हैं, मेरी जो इतनी बड़ी लाइब्रेरी है और जो किताबें मैंने 40-50 साल में मेरे पास धीरे धीरे इकट्ठी हुई हैं, तो मेरे प्राण भी इन्हीं किताबों में बसे हुए हैं। अब उन्होंने बताया है कि कैसे जमा हुई मेरे पास ये किताबें, संकलन की शुरुआत कैसी हुई, यह कथा बाद में सुनाऊंगा। पहले तो यह बताना जरूरी है कि किताबें पढ़ने और सहेजने का शौक कैसे जाना। तो हमने अपने पाठ की शुरुआत में पढ़ा था कि लेखक ने हमें इस पूरे पाठ में बताया कि किस प्रकार से उनके अंदर किताबों को पढ़ने का शौक आया और साथ ही साथ किताबों को संग्रह करने का शौक भी उनके अंदर कैसे आया। तो वो बता रहे हैं कि बचपन की एक बात है, उस समय आर्य समाज का सुधारवादी आंदोलन अपने पूरे जोर शोर पर था। मेरे पिता आर्य समाज रानी मंडी के प्रधान थे और माँ ने स्त्री शिक्षा के लिए आदर्श कन्या पाठशाला की स्थापना की थी। अब लेखक ने हमें बता रहे हैं कि किस प्रकार उनके अंदर पढ़ने का शौक जागा। तो उस वक्त की बात है जब आर्य समाज जो है उसका सुधारवादी आंदोलन चल रहा था। तो उनके जो पिता थे वह आर्य समाज के प्रधान थे और किस प्रकार से उनकी मां ने उस वक्त भी स्त्री शिक्षा के लिए एक आदर्श कन्या पाठशाला की स्थापना की थी। अब चूंकि उनके माँ बाप बहुत पढ़े लिखे और बहुत समझदार थे तो लेखक को बचपन से ही उनके घर में एक पढ़ाई का माहौल मिला हुआ था। अब बताया गया है कि पिता की अच्छी खासी सरकारी नौकरी थी। वर्मा रोड जब बन रही थी तब बहुत कमाया उन्होंने, लेकिन मेरे जन्म के पहले ही गांधी जी के आह्वान पर उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी थी। लेखक ने बताया है कि शुरुआती दौर में उनके जो पिता थे वह रानी मंडी के प्रधान थे और वह किस प्रकार से एक बहुत अच्छी सरकारी नौकरी में थे और जब वहां पर वर्मा रोड बन रही थी तो उस वक्त उन्होंने उससे बहुत पैसा कमाया। लेकिन लेखक के जन्म के पहले ही जब गांधी जी ने किस प्रकार उन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में सहयोग देने के लिए आह्वान किया और इस प्रकार से लेखक के पिता ने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी और सरकारी नौकरी छोड़ने पर यह परिणाम हुआ कि अब लेखक और उनके परिवार बड़े आर्थिक कष्टों से गुजरने लगे। आर्थिक का मतलब होता है पैसों की कमी होने लगी, आर्थिक कष्ट मतलब उन्हें पैसों की कमी होने लगी। फिर भी घर में नियमित पत्रिकाएं आती थीं।
आर्यमित्र साप्ताहिक, वेदोदम, सरस्वती, गृहिणी और 2 बाल पत्रिकाएं खास मेरे लिए, बाल शिखा और चमचम। लेखक ने बताया कि भले ही उनके घर की आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी थी, चूंकि उनके माँ बाप दोनों पढ़े लिखे और समझदार थे, इसीलिए उनकी आर्थिक तंगी होने के बावजूद भी उनके घर में हमें लगातार पत्र पत्रिकाएं आती थी, जिनमें थी आर्यमित्र साप्ताहिक, वेदोदम, सरस्वती, गृहिणी और स्पेशल लेखक के लिए भी 2 पत्रिकाएं आती थी। चूंकि लेखक उस वक्त बच्चे थे, इसलिए उनके लिए बाल सखा और चमचम जैसी पत्रिकाएं उनके पिताजी बुलवाते थे। उनमें होती थी परियों, राजकुमारों, दानवों और सुंदरी कन्याओं की कहानियां और रेखाचित्र। अब जो लेखक के पास जो पत्रिकाएं होती थी, उनमें परियों की कहानी होती थी, राजकुमार की कहानी होती थी, राक्षसों के बारे में बताया जाता था और साथ ही साथ जो सुंदर राजकन्याएं होती थी उनकी कहानियां और उनके रेखा चित्र भी उसमें बने होते थे। अब उसी के माध्यम से लेखक को पढ़ने की चाट लग गई, मतलब उन्हें उसी पत्रिकाओं से उन्हें उनके अंदर पढ़ने की भावना जागृत होती रही। वह हर समय उसे पढ़ते रहते, खाना खाते समय थाली के पास पत्रिकाएं रखकर वो पढ़ते। अपनी दोनों पत्रिकाओं के अलावा भी सरस्वती और आर्यमित्र पढ़ने की कोशिश करता। लेखक बता रहे वह किस प्रकार से उनके अंदर पढ़ने की भावनाएं जागृत हुई और वह अपना पूरा दिन पढ़ने में ही बिता देते और अपनी पत्रिकाएं पढ़ने के अलावा वह सरस्वती और आर्यमित्र नामक पत्रिका भी पढ़ने की कोशिश करते। घर में पुस्तकें भी थी, उपनिषदें और उनके हिंदी अनुवाद, सत्यार्थ प्रकाश। घर में अब चूंकि उनके पिताजी उनके माताजी दोनों पढ़े लिखे थे, इसलिए उनके घर में बहुत सारी पुस्तकें भी थी, जिनमें थे उपनिषद और साथ ही साथ उनके हिंदू अनुवाद भी उसमें थे, जिसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश के खंडन मंडन वाले अध्याय पूरी तरह समझ तो नहीं पाता, पर पढ़ने में मजा आता था। मेरी प्रिय पुस्तक थी स्वामी दयानंद की एक जीवनी, रोचक शैली में लिखी हुई, अनेक चित्रों से सुसज्जित। रोचक मतलब होता है मनोरंजक। अब लेखक जो कि उनके पास बहुत सारी पुस्तकें होती थी, इसलिए वह पढ़ने में उन्हें बहुत अधिक मजा आने लगा था। और उनकी जो सबसे प्रिय पुस्तक थी, जो सबसे फेवरेट पुस्तक थी, वह थी स्वामी दयानंद की एक जीवनी, जो कि बहुत मनोरंजक शैली में लिखी हुई थी और उसमें बहुत सारे चित्र बने हुए थे। वे तत्कालीन पाखंडों का अर्थ होता है जो दिखावटी लोग होते हैं, तो वे तत्कालीन दिखावटी लोगों के विरुद्ध अदम्य साहस दिखाने वाले अद्भुत व्यक्तित्व थे। अदम्य का मतलब होता है जिसे दबाया ना जा सके। तो लेखक ने बताया कि जो स्वामी दयानंद सरस्वती का व्यक्तित्व था, वो वहाँ उस वक्त के जो तत्कालीन मतलब जो उस वक्त के जो दिखावटी लोग होते थे, तो किस प्रकार से उनके विरुद्ध बिना दबने वाले साहस को दिखाते थे। कितनी ही रोमांचक घटनाएं थी उनके जीवन की, जो मुझे बहुत प्रभावित करती थी। अब जो दयानंद सरस्वती की जो बहुत ही रोमांचक घटनाएं थी, लेखक उनसे बहुत अधिक प्रभावित हुए थे। चूहे को भगवान का भोग खाते देखकर मान लेना कि प्रतिमाएं भगवान नहीं होती, घर छोड़कर भाग जाना, तमाम तीर्थ, जंगलों, गुफाओं, हिम शिखरों पर साधुओं के बीच घूमना और हर जगह इसकी तलाश करना कि भगवान क्या है, सत्य क्या है, जो भी समाज विरोधी, मनुष्य विरोधी मूल्य हैं, रूढ़ियां हैं, उनका खंडन करना और अंत में अपने से हारे को क्षमा कर उसे सहारा देना। रूढ़ियां का अर्थ होता है प्रथाएं। तो लेखक ने हमें यहाँ पर स्वामी दयानंद सरस्वती के व्यक्तित्व के बारे में बताया है कि किस प्रकार से जब उन्होंने एक बार चूहे को भगवान का भोग खाते देखा, तो उन्होंने यह मान लिया था कि ये जो प्रतिमाएं हैं, इनमें भगवान विद्यमान नहीं होते, और वह किस प्रकार से अपने कम उम्र में ही अपने घर को छोड़कर चले गए थे और उन्होंने बहुत सारे तीर्थ पर गए, बहुत जंगलों में रहे, गुफाओं में रहे, और किस प्रकार से जो हिम शिखर होते हैं, हिमालय होते हैं, वहां पर जो साधु तपस्या कर रहे होते हैं, तो उनके बीच रहकर वहां पर रहे और उनसे बहुत सारा ज्ञान अर्जित किया। और साथ ही साथ वह अपने जीवन भर इसी तलाश में लगे रहे कि भगवान क्या है और सत्य क्या है, और किस प्रकार से जो भी हमारे जो समाज विरोधी जो मूल होते थे, जो हमारे देश की जो मनुष्य विरोधी मूल थे, और किस प्रकार से हमारे देश में ऐसी बहुत सारी कुप्रथाएं चल रही थी जो कि मनुष्य विरोधी थी। तो उनके बारे में उन्होंने उनका खंडन किया, और सबसे अंत में जो भी व्यक्ति उनसे हार जाता था और उसे वो किस प्रकार से क्षमा कर देते थे और उसे सहारा देते थे। यह सब मेरे बालमन को बहुत रोमांचित करता। जब इस सब से थक जाता, तब फिर बाल सखा और चमचम की पहले पढ़ी हुई कहानियां दोबारा पढ़ने लगता। लेखक ने बताया है कि किस प्रकार से वो दयानंद सरस्वती जी के व्यक्तित्व से बहुत अधिक प्रभावित हुए, और उनका जो बचपन था, उन्होंने किस प्रकार अपना पूरा जीवन इसमें लगा दिया कि भगवान क्या है और सत्य क्या है, और साथ ही साथ उन्होंने अपने जीवन भर एक वो समाज सेवक के रूप में कार्य करते रहे। और यही सब बातें जी थी जो लेखक के मन को बहुत अधिक रोमांचित करती थी। और जब लेखक इन सब से थक जाते, तो वह फिर से बाल सखा और चमचम की पढ़ी हुई कहानियां को दोबारा पढ़ने लगते। अब लेखक आगे बता रहे उनकी जो माँ थी, जो कि वह
खुद शिक्षा चाहती थी और उन्होंने कन्याओं की शिक्षा को बढ़ावा भी दिया था, इसके लिए एक विद्यालय भी खोला था। इसलिए उनकी माँ चाहती थी कि उनके जो पुत्र है, मतलब जो लेखक है, वह इन सब किताबों को पढ़ने के साथ साथ वह अपनी स्कूली किताबों को पढ़े। इसलिए वह उनकी माँ स्कूली पढ़ाई पर जोर देती और चिंतित रहती कि लड़का कक्षा की किताबें नहीं पढ़ता, पास कैसे होगा। लेखक बता रहे हैं कि किस प्रकार से उनकी माँ उनको लेके परेशान होती रहती कि उनका जो बेटा है वह यहाँ वहाँ की किताबें पढ़ता रहता है, अगर वो कक्षा की किताबें नहीं पढ़ेगा, अपनी पाठ्य पुस्तकों को नहीं पढ़ेगा, तो वह कैसे पास होगा। कहीं खुद साधु बनकर घर से भाग गया तो उन्हें मन लगता कि वो जो दयानंद सरस्वती की जो किताबें पढ़ रहे हैं, कहीं वह प्रभावित होकर वो खुद भी साधु बन गए और घर से भाग गए। तो फिर जब उनके जो पिता है वो कहते थे कि जीवन में यही पढ़ाई काम आएगी, पढ़ने दो। अब जब उनके जो पिता थे वो बहुत अधिक समझदार थे, तो वो उनकी माँ को समझाते हुए कहते थे कि उनको उसके जीवन में आगे बढ़ने के लिए उसे यही सारी पढ़ाई काम आएगी, इसलिए उसे ये सब पढ़ने दो। अब लेखक बता रहे हैं कि मैं स्कूल नहीं भेजा गया था, मतलब जो लेखक है वह बचपन से स्कूल नहीं गए थे। शुरू की पढ़ाई के लिए घर पर मास्टर रखे गए थे। पिता नहीं चाहते थे कि नासमझ उम्र में मैं गलत संगति में पढ़कर गाली गलौज सीखूं, बुरे संस्कार ग्रहण करूं। अतः मेरा नाम लिखाया गया जब मैं कक्षा 2 तक की पढ़ाई घर पर कर चुका था। तो लेखक ने बताया है कि वो बचपन में स्कूल नहीं गए थे, क्योंकि जो उनके पिता थे वो नहीं चाहते थे कि जो लेखक हैं वह स्कूल जाएं और वहां पर उल्टी सीधी हरकतें सीखने और वह गलत संगति में पढ़कर वो गाली गलौज देना शुरू कर दें। इसीलिए उनके जो पिताजी थे उन्होंने लेखक को कक्षा दूसरी तक की जो पढ़ाई थी उसे घर पर ही करवाया था। फिर जब वो तीसरे दर्जे में, दर्जे का मतलब होता है कक्षा, जब वो तीसरी कक्षा में आए तब उनका स्कूल में नाम लिखाया गया। उस दिन शाम को पिता उंगली पकड़कर मुझे घुमाने ले गए। लोकनाथ की एक दुकान पर ताजा अनार का शरबत मिट्टी के कुल्हड़ में पिलाया और सिर पर हाथ रखकर बोले, वादा करो कि पाठ्यक्रम की किताबें भी इतनी ही ध्यान से पढ़ोगे कि और माँ की चिंता मिटाओगे। तो लेखक बता रहे हैं जब उनके तीसरी कक्षा का पहला दिन था, जब उन्हें तीसरी क्लास से ही एडमिशन दिलवाया गया था, तो एक दिन उनके जो पिताजी थे वह शाम को उन्हें लेखक को ले गए और उन्हें एक दुकान पर ताजा अनार का जो शरबत था उसे पिलाते हुए उनसे कहा कि तुम वादा करो कि जिस प्रकार से तुम ये सारी पुस्तकें भी इतनी मन लगाकर पढ़ते हो, उसी प्रकार तुम अपनी पाठ्यक्रम की जो भी किताबें होंगी वह भी इतने ही ध्यान से पढ़ोगे और तुम्हारी माँ की जो चिंताएं हैं तुम्हें लेके, वो उन चिंताओं को तुम दूर करोगे। अब लेखक बता रहे हैं उनका आशीर्वाद था या मेरा जी तोड़ परिश्रम कि तीसरे चौथी में मेरे अच्छे नंबर आए और पांचवे में तो फर्स्ट आया। अब लेखक के पिताजी ने उन्हें जो हिदायत दी थी, लेखक ने उसका पूरा पालन किया और लेखक का तीसरे चौथे में अच्छे नंबर आए और पांचवी में तो वो फर्स्ट क्लास आए हुए थे। अब ये इन बातों से उनकी जो माँ थी वह बहुत अधिक प्रसन्न हो गई, क्योंकि उनकी माँ चाहती थी कि उनका बेटा पढ़ लिख कर एक होनहार विद्यार्थी बने, जो कि अब उनका पूरा हो रहा था। माँ ने आंसू भरकर गले लगा लिया। पिता मुस्कुराते रहे, कुछ बोले नहीं। चूंकि अंग्रेजी में मेरे नंबर सबसे ज्यादा थे, अतः स्कूल से इनाम में 2 अंग्रेजी की किताबें मिली थी। अब लेखक बता रहे हैं किस प्रकार से जब वो अपनी 5वीं कक्षा में फर्स्ट आए थे तो उनकी माँ ने उन्हें गले लगाया था और उनके जो पिता थे वह उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे थे। और लेखक के अंग्रेजी में सबसे ज्यादा नंबर थे, इसीलिए उन्हें स्कूल में इनाम के रूप में 2 अंग्रेजी की किताबें भी उपहार रूप दे गई थी। एक में 2 छोटे बच्चे घोंसलों की खोज में बागों और कुंजों में भटकते हैं और इस बहाने पक्षियों की जातियों, उनकी बोलियों, उनकी आदतों की जानकारी उन्हें मिलती है। दूसरी किताब थी ट्रस्टी द रग, जिसमें पानी के जहाजों की कथाएं थी। कितने प्रकार के जहाज होते हैं, कौन सा माल उसमें जाता है, कहाँ से लाते हैं, कहाँ ले जाते हैं, नाविकों की जिंदगी कैसी होती है, कैसे कैसे द्वीप मिलते हैं, कहाँ वेल होती है, कहाँ पर शार्क होती है। द्वीप का मतलब होता है वह भूभाग जिसके चारों ओर पानी ही पानी हो। तो लेखक ने बताया कि किस प्रकार से जब वो अपनी कक्षा में प्रथम आए थे तो उन्हें उपहार स्वरूप 2 अंग्रेजी की किताबें मिली हुई थी। एक किताब में बताया गया था कि किस प्रकार से जो जो 2 छोटे बच्चे हैं वह चिड़ियों के घोंसलों, पक्षियों के घोंसलों की खोज में लगे रहते और इसी किताब के माध्यम से उन्हें पक्षियों की जातियों के बारे में, उनकी भाषा के बारे में और उनकी आदतों के बारे में उन्हें पता लगा। और जो दूसरी किताब थी वह थी ट्रस्टी द रग, जिसमें उन्हें पानी के जहाजों के बारे में बताया गया था कि जो पानी के जहाज होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं, उसमें कौन सा सामान जो होता है उसको भरकर लाते हैं, कहाँ से लाते हैं, कहाँ ले जाते हैं और जो जो उस
जहाज में जो व्यक्ति होते थे, जो नाविकों की जिंदगी कैसे होती थी और कितने कितने महाद्वीप उन्हें वहां पर मिलते थे और कहाँ पर व्हेल मछली होती थी, कहाँ पर शार्क मछली होती थी। तो लेखक को इन सारी बातों की जानकारी उन्हीं दो पुस्तकों के माध्यम से मिली हुई थी। तो इस पूरे पाठ में लेखक ने हमें बताया है कि किस प्रकार से बचपन में उन्हें पढ़ने का शौक हुआ और वह बचपन से ही बहुत होनहार छात्र थे। हमारा यह भाग यहीं पर समाप्त होता है। इस पाठ का अगला भाग हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।